नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चाहे वो कॉलेज कैडर का एग्जाम हो या फिर लेक्चर की पोस्ट का एग्जाम हो, जो भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवाए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। दैट इंक्लूड्स सेट एंड नेट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट सीएफएससी। सबसे ज्यादा सीएफएससी किस कंपाउंड में है। ठीक है, तो देखिए, आप अगर इनमें से देखेंगे तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका टेट्राहेड्रल है, बाकी सारे ऑक्टाहेड्रल हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्प्लेक्स से। दिस इज, यहाँ पे जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी अगर आप कैलकुलेट करें तो वो +3 आएगी। टाइटेनियम विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है D1। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगी +2। तो आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है आपका क्रोमियम। ये वाटर क्योंकि न्यूट्रल है तो ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे D3। ठीक है, नेक्स्ट इज मैंगनीज। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है मैंगनीज की, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की +2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी D5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नाउ सीएफएससी कैलकुलेट करना है तो D1 इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सीएफएससी होगी, आप ये देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल का ये डायग्राम। ठीक है, दिस इज डेल्टा नॉट। अगर ये बेरी सेंटर है तो बेरी सेंटर से नीचे ये वाला जो है दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाला आता है +0.6 डेल्टा नॉट। D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सीएफएससी आपकी एक ही इलेक्ट्रॉन से होगी, दैट वुड बी -0.4 डेल्टा नॉट। अगर D6 की बात करूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी। वी हैव D6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और टेट्राहेड्रल के केस में ये जो नीचे होता है दिस इज -0.6 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाला होता है +0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो सीएफएससी आएगी -0.6 इंटू 1 2 3 +0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर 1 2 एंड 3। ठीक है, -1.8 +1.2, ये होगा -0.6 डेल्टा नॉट। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.6 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट आपका क्रोमियम है। क्रोमियम में ये वाली ज्योमेट्री फॉलो होगी। यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, सो 3 टाइम्स -0.4 विल बी कितना होगा -1.2 डेल्टा नॉट। यहाँ पे अगर बात करें D5 की तो ऊपर भी उतने इलेक्ट्रॉन, नीचे भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओवरऑल सीएफएससी क्या हो जाएगी 0। तो सबसे ज्यादा सीएफएससी किसकी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्रोमियम वाले कंपाउंड की। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम ट्राइऑक्सोलेटोक्रोमेट 3। तो पोटाशियम ट्राइऑक्सोलेटोक्रोमेट का जो फॉर्मूला है वो ये है K3 क्रोमियम ऑक्सिलेट 3। ठीक है, इस तरह से ये है। और अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसका आयनिक चार्ज देखें तो क्योंकि 3 पोटेशियम के 3 चार्जेस हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, 3 माइनस, तो x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6 - 3, दैट इज क्रोमियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी +3 लिखा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गया, पता चल गया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है। अब अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की यहाँ पे बात करें तो क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सिलेट आयन अटैच्ड हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से अटैच्ड होंगे, ये
ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट एंड ऑक्जेलेट। तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल केटायन हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं ये है D5, दिस इज D6, ये है D8 और ये है D10। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें यहाँ पे तो आपके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D10 है। ठीक है, D6 और D8 में कुछ अनपेयर्ड होंगे। और जब आप बात करेंगे D5 की, तो D5 चाहे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दोनों में ही आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो मैंगनीज 2+ होगा। देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस भी हो सकता था, पर क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ना तो ज्योमेट्री मेंशन की है, ना ही आपकी लिगेंड फील्ड मेंशन की है, तो आप ये मान के चलिए कि फील्ड होगी ऑक्टाहेड्रल और जो लिगेंड होगा वो होगा वीक फील्ड लिगेंड। जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए अदरवाइज, तो आप यही कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which of the following statement is not correct with regard to the crystal field theory for complexes। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। CFT explains satisfactorily and explicitly as delocalization of ligand electrons and orbitals become more important, that is covalent bond increases. CFT cannot properly explain the relative strength of ligands and gives little information concerning the excited state in which electron or charge transfer is occurring. CFT can explain detailed magnetic properties and absorption spectra of complexes. CFT can predict or interpret favorable coordination numbers, stereochemistry, and explain thermodynamic properties of the complexes. तो पहली जो बात कर रहा है वो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो डिलोकलाइजेशन ऑफ लिगेंड और इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स मतलब उनकी कोवेलेंट नेचर के बारे में बताती है। दूसरी आपकी बात कर रहा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है लिगेंड्स की वो क्यों है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, विच इज ट्रू एक्चुअली। CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि CFT ने इतना बता दिया था कि हैलाइड्स पहले आते हैं, फिर ऑक्सीजन डोनर्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर जरूर बता दिया था, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। एंड गिव्स लिटिल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एक्साइटेड स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन और चार्ज ट्रांसफर इज अकरिंग। ठीक है, ये बता दिया था CFT ने, तो ये तो सही बात है CFT की। CFT कैन एक्सप्लेन डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया, क्योंकि कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड, जैसे अगर आप लिगेंड लें तो वहां पे क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो CFT ने एक्सप्लेन किया था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो CFT कैन प्रिडिक्ट और इंटरप्रेट फेवरेबल कोऑर्डिनेशन नंबर्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यस, अगर आप बात करें स्पाइनल्स के बारे में, अगर आप बात करें लैटिस एनर्जी के बारे में, अगर आप बात करें इरविंग विलियम सीरीज जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, वो कॉपर का जो एक्सेप्शन है वो भी CFT ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये भी ट्रू है। जो एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब जो CFT का फीचर नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर A, कोवेलेंट बॉन्ड वाला। ठीक है, सो नॉट करेक्ट वाला बताना था, सो दिस इज द राइट आंसर। Next, give the correct sequence of the ligands in the spectrochemical series। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आपको ये पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से अगर आप देखें तो आयोडीन सबसे कम है, ये सही है, और साइनाइड नेगेटिव जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, वो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है NO2- से। NO2- ऐसे होगा, ये इन्होंने गलत लिखा है, NO2- से स्ट्रॉन्ग है साइनाइड वाला लिगेंड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, बचे ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे चेंज है, दैट इज एक ऑप्शन बोल रहा है कि NO2- और डाइपिरिडीन इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है।
तो इन दोनों में से अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो NO2 माइनस वुड बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल केटाइन हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए जो लेक्चर का एग्जाम होता है, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 में ही एग्जाम हुआ था, मार्च में हुआ था। तो इसमें आपको बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आंसर है मैग्नीज 2+। नेक्स्ट, few manganese complex are given below. Which of the following complex involve D2sp3 hybrid orbital and it has magnetic moment of 1.73 Bohr magneton? तो अगर आपको ये जो सारे मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिए हैं, आप देखेंगे कि इन सभी में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। कैसे? मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल C K4Mn NCS 6 होल 3H2O। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और डॉट 3H2O है, तो चार्ज में इसका कोई लिंक नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें, पोटेशियम के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एटम्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज आएगा दैट वुड बी -4। So x minus 6 is -4, x is equals to +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई। तो क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये सभी के सभी, और हम अगर ज्योमेट्री इन सब की देखें, ज्योमेट्री अगर हम इन सब की देखें, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है पहला, दैट इज टेट्राहेड्रल, तो ये तो D2sp3 हो नहीं सकता। ठीक है, ये D2sp3 हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन कट हो गया। बाकी के 3 में अगर आप देखें तो तीनों ही ऑक्टाहेड्रल हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक होती है D2sp3 और एक होती है sp3d2। इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल को यूज करता है, जैसे कि 3d4s, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ट्रांजिशन मेटल सीरीज की। ठीक है, तो अगर 3d मेटल यूज हो रहा है तो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर 4s 4p और 4d ये वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो अगर मैं देखूं लिगेंड कौन कौन से है, क्योंकि लिगेंड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे NCS है, यहाँ पे पिरिडिन है और यहाँ पे साइनाइड है। देखिए, अगर मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D5 1 2 3 4 5 3d5, और 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो रिमूव कर लिए, तभी 2+ आया। दिस इज 4s, दिस इज 4p, और मैं 4d भी साथ में बना लेती हूँ। ठीक है, दिस इज 4d। तो NCS और पिरिडिन, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करेंगे, नो पेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स जाएंगे इन केस ऑफ दीज लिगेंड्स, वो जाएंगे आपके 4s 4p और 4d। ठीक है, sp3d2, d के 2 ऑर्बिटल्स और p के 3, s के 1 ऑर्बिटल। तो जो d ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आप बात करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, दैट इज साइनाइड। अगर साइनाइड की बात करें तो साइनाइड के केस में इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास
जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी 3d के 2 ऑर्बिटल s का एक और p के 3 ऑर्बिटल d2sp3। तो सिर्फ यही कंपाउंड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी d2sp3। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आया था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था डी ऑर्बिटल में। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, और n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो 1 इंटू 1+2 दैट इज 1 √1 इंटू 3 3 √3 होता है 1.73। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉपर नाइट्रोजन बॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका नेट एग्जाम में। ठीक है, और ये रिलेटेड है आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से। ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आए थे आपके आई थिंक 2014 या 15 के क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन करवा रखी है, तो उस रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, करेक्ट CuN बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। वी नो कि जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसमें दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कॉपर 2+, कॉपर 3+, ये कॉपर 3+ नहीं होगा, दिस वुड बी कॉपर 2+ एक्चुअली। ठीक है, ये कॉपर 2+ होगा। तो कॉपर 2+ which is D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपका फॉलो करेगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ड्यू टू दिस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कॉपर विल लूज इट्स सिमेट्री, जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री थी वो अपनी खो देता है, और ये इलोंगेशन फॉलो करता है। ठीक है, इलोंगेशन। तो इस इलोंगेशन की वजह से जो z एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स होते हैं जिनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहेंगे वो आपके लॉन्गर हो जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड्स जो ऑक्टाहेड्रल में पहले जो सारे के सारे बॉन्ड्स सेम थे इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, z एक्सिस के अराउंड जो लिगेंड्स थे वो स्ट्रेच कर जाते हैं, और उनके स्ट्रेच करने की वजह से जो एक्चुअली में बॉन्ड्स है वो लॉन्ग हो जाएंगे, और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वहां होता है जहां पे जो मेटल है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो वो नेचुरली आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड लिगेंड वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। सेकंड इज निकल का कॉम्प्लेक्स है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फिर कॉपर का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और फिर गोल्ड का ही एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है। तो देखिए, मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, और ये डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉपर और निकल में दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपकी यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने की वजह से ही कंपाउंड स्टेबल हो जाता है काफी इन कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि ये स्टेबल है कंपाउंड तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात रही निकल की, तो निकल इन D8 में तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉम्प्लेक्स वैसे ही स्टेबल है D8 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ना तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिस विल ऑल्सो नॉट शो जॉन टेलर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बात रहती है इन दोनों की, दोनों ही गोल्ड के कॉम्प्लेक्स हैं। अगर ऊपर वाले केस में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दिस इज Au2+, और नीचे वाला जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे जो गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो प्लस में है, दिस इज D10। तो ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सो सिर्फ ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर ए। तो गोल्ड का जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है, दिस विल शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है Au2+, वो मैंने आपको पीछे भी बताया था जेंटल डिस्टॉर्शन में, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दिस इज D9 बेसिकली, है ना। तो क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये दो जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे कॉपर के और सिल्वर के, ये 2+ आयन में स्टेबल रहते हैं क्योंकि ये जेंटलर डिस्टॉर्शन को शो करते हैं। जेंटलर डिस्टॉर्शन के बाद इनकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है इन कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। बट जब हम गोल्ड तक पहुंचते हैं और भी नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है डेल्टा नॉट, वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। गोल्ड के केस में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा नॉट की वैल्यू कि अगर जो जेंटलर डिस्टॉर्शन जहाँ पे होनी भी है, जो लास्ट ऑर्बिटल है dx² - y², जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका फिल होता है, वो काफी हाई एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा हाई एनर्जी में होता है कि या तो ये ऐसा करता है, या तो D10 बनाने की कोशिश करता है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबिलिटी एक्वायर करता है और D10 इलेक्ट्रॉनिक इसकी कन्फिगरेशन हो जाती है, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके D8 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। तो दो केसेस होते हैं इसमें। तो ये इस टाइप के रिएक्शन को कि Au2+ या तो Au+ में रहेगा या Au3+ में रहेगा, ये किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे जेंटलर डिस्टॉर्शन जो है वो फेवर नहीं करती है, ठीक है। सो राइट आंसर मैंने बता ही दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, CFSE ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मैंगनीज किस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है। सो वी नो x - 6 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सबसे पहले कैलकुलेट करें, दिस इज +2। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री x+2, तो मैंगनीज 2+, दैट इज D5, 1 2 3 4 एंड 5। कैलकुलेट कर सकते हैं आप CFSE, तो -0.4 × 1 2 3 4 5, दैट इज -2.0 डेल्टा नॉट। So the right answer option number C. Next, मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपके सेट का क्वेश्चन है, अभी जो सेट एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड का पूछा है आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे निकाले तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी +3 कोबाल्ट की, और कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है फ्लोराइड के साथ, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हैलाइड्स के अलावा याद रखना है कोबाल्ट कैसा, कोबाल्ट 3+ के केस में बेसिकली एक्सेप्शन है, कोबाल्ट 3+ ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्सेप्ट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्सेप्ट हैलाइड्स। हैलाइड्स को छोड़ के, सिर्फ हैलाइड्स को छोड़ के, चाहे कोई भी वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे कि ऑक्साइड है, वाटर है, कोई भी लिगेंड है जो कि अदरवाइज बाकी कॉम्प्लेक्स के साथ आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पर कोबाल्ट 3+ के साथ ही क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पे क्योंकि हैलाइड है तो हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रखेंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है D6, और हाई स्पिन में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट
4 into 4 plus 2, that is √4 into 6 √24. √24 अगर आप कैलकुलेट करें that would be 4.89 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 4.90 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूछा है, तो ये आपको लिगेंड्स दिए हैं। देखेंगे सबसे पहले आपका सबसे लास्ट में आएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। और इनमें से जो सबसे पहले आपका आएगा वो आएगा आयोडीन, तो NO3 माइनस वाला आ नहीं सकता, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन, फिर NO3 माइनस, फिर हाइड्रोजन, फिर सॉरी वाटर, और फिर अमोनिया एंड देन फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला है आपका CFSE, आपको निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स में। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाल दी थी, तो आंसर इज -2.0। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दीज कॉम्प्लेक्स। आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ए की अगर बात करें, जैसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बात करें, तो ये है आयरन का कॉम्प्लेक्स है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो 5 into 5 + 2, दैट इज √35, ठीक है। पहला वाला √35 आ गया, तो पहला ही ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सर जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते हैं वैसे वैसे आप ना ऑप्शंस भी देखते जाएं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट तरीका है, चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वीक फील्ड लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 4s2 3d3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। वेनेडियम की 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो D2 आ जाएगी। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट देगा 2 + 4, दैट इज √2 साइड √8 इसका आएगा। एक सेकेंड, वेनेडियम 2+ है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 4s2 3d3, 2 इलेक्ट्रॉन चल गए, D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 × 3 ये नहीं होगा, 3 × 3 + 2, दैट इज √15, ठीक है। तो सेकंड आपका वेरीफाई हो गया। वैसे अगर आप थर्ड की बात करें तो दिस इज Fe2+, जो कि D6 आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे जो आपके पास थोड़े इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में भी चले जाएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा, बाकी 4 आपके अनपेयर्ड रहेंगे, तो 4 × 6 24, ठीक है। अगला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ d ऑर्बिटल और सेट ऑफ d ऑर्बिटल इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये मैं आपको पहले भी स्प्लिटिंग का नहीं करवाया था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसी से आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बस आपको ये याद रखना है कि जो z एक्सिस में जो लिगेंड्स है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो dz² नीचे आ जाता है, dx² - y² नीचे आ जाता है। यहाँ पे जो z ऑर्बिटल्स है वो नीचे आ जाएंगे, दैट इज dzx और dzy नीचे आएंगे, और dxy जो है वो बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, ठीक है। यहाँ पे dz² ज्यादा नीचे आ जाता है। जो अगर आप जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन की बात करेंगे ना, तो जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन में ये वाला क्रॉसिंग नहीं होता, ये क्रॉसिंग नहीं होगी सिर्फ, ठीक है। dz² ऊपर होगा, dxy नीचे होगा, बिकॉज ये क्रॉसिंग नहीं होती वहां पे। बट अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर के केस में इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा आपकी स्टेबलाइजेशन हो जाती है कि dz² और भी नीचे आ जाता है, dxy को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। बस ये याद रखना है।
तो देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी में से कौन सा आपका करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले तो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, हाँ ये ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया लास्ट वाला। जो सबसे नीचे आता है वो आता है आपका डी जेड एक्स और डी जेड वाई। तो देखिए यहाँ पे कुछ है डी जेड एक्स डी जेड वाई, हाँ ये दो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो हाँ इन दोनों के बारे में पूछा है, तो डी एक्स वाई आपका हाई एनर्जी में है और डी जेड स्क्वायर आपका लोअर एनर्जी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग complex ions will show maximum absorption at high frequency। तो ये आया था आपका सेट एग्जाम में, और आपको क्योंकि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैसे देखते हैं हम, बेसिकली मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है एब्जॉर्प्शन के बारे में। वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जिसका डेल्टा नॉट दैट इज स्प्लिटिंग पैरामीटर जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी जितना ज्यादा डेल्टा नॉट होगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ डेल्टा नॉट की वैल्यू देखनी है कि किसमें सबसे ज्यादा है। तो वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो हमारा किसका है, दोनों सबका सारा टाइटेनियम का ही है, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, और उससे सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के टाइटेनियम 3+ है, दैट इज D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ लिगेंड के बेसिस पे ये जज होगा, तो चारों में से देखिए कि किसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन सा आयन है, साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, तो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स जो होता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होने से एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो राइज कर जाएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवाना था जो पहले नहीं करवाया था, बेसिकली टॉपिक नहीं करवाया था वो, दिस वन। ये स्पाइनल्स का क्वेश्चन है, वैसे तो एग्जाम में अभी तक कॉलेज कैडेट एग्जाम में आया नहीं है, बट हो सकता है आगे आ जाए, कोई पता नहीं होता, यू हैव टू स्टडी थॉरली और अच्छे से। तो स्पाइनल्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के स्पाइनल्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। जो जनरल आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्पाइनल का वो होता है Ab2O4। अगर ए मेटल जो है जो कि डाइवेलेंट होता है, दिस इज ऑलवेज डाइवेलेंट एंड दिस इज ऑलवेज ट्राइवेलेंट, बी हमेशा ट्राइवेलेंट रहता है, ठीक है। तो ए डाइवेलेंट कैटायन अगर आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, और ट्राइवेलेंट कैटायन अगर आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है, तो ये बनाता है नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। और अगर उससे उल्टा है कि A2+ अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है और B3+ अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, तो ये बनाएगा आपका इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। तो ये बात थी नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल के स्ट्रक्चर की। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमें दिया है इस तरीके का, तो आप कैसे बताएंगे कि वो नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। इसमें आपको बस एक चीज देखनी है, पहले तो आपको मेटल ए जो कि आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसकी CFSE कैलकुलेट करनी है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। वैसे ही B3+3+ है ना, तो इसकी भी आपको CFSE कैलकुलेट करनी है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। अगर अगर CFSE का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आता है कि ट्राइवेलेंट कैटायन की CFSE ज्यादा होती है डाइवेलेंट से, तो ये बनाएगा नॉर्मल स्पाइनल, अदरवाइज इनवर्स होगा, ठीक है। अदरवाइज मतलब कि अगर A2+ की ज्यादा है B3+ से, तो बनेगा इनवर्स स्पाइनल। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, दिस इज Fe3O4। अब यहाँ पे A और B तो दिया नहीं है ना, कि A एटम कौन सा है B कौन सा है, तो आप A को भी आयरन का ही लेंगे और B को भी आयरन का ही एटम लेंगे।
तो Fe2+ केस में हमें पता है D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे जो आपके पास CFSC होगी वो कैसी होगी, कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3। अब देखिए क्योंकि ऑक्साइड है तो O2- कौन सा लिगेंड होता है, ये होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन है ना, तो दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 CFSC कैलकुलेट करने के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये वाले इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 से इंटू 4, ऊपर वाले को करते हैं 0.6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो दिस इज -1.6, दिस इज 1.2, ये आंसर आ रहा है आपका -0.4 डेल्टा नोट। अगर आप Fe3+ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो CFSC क्या आएगी, 0। तो नेचुरली किसकी CFSC ज्यादा है, Iron2+ की CFSC इज ग्रेटर देन Iron3+ इन ऑक्टाहेड्रल। तो ये कौन सा स्पाइनल हुआ, ये हुआ इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दिस कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पे निकल जो है वो A में है, तो दैट इज 2+, और आयरन 3+, अगेन 3+ की CFSC क्या होगी, आयरन कंपाउंड की 0, और इसकी कुछ ना कुछ CFSC तो होगी ही, है ना, D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 0 नहीं होगी, तो इट विल बी ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए ये भी क्या बनाएगा, इनवर्स। तीसरी बात करते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज के केस में दोनों ही D5 हैं, दैट इज Mn2+ भी D5 है और आयरन 3+ भी D5 है। यहाँ पे भी CFSC 0 है और यहाँ पे भी CFSC 0 है। जब दोनों में CFSC 0 आती है तो हम किसकी बात करते हैं, तब हम बात करते हैं साइज की, कि किसका साइज छोटा है, ठीक है। तो जिसका साइज छोटा होता है दैट विल प्रेफर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे साइज जो है वो भी सिमिलर है, मैग्नीज 2+ के और आयरन 3+ का साइज भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। तो साइज भी नहीं बता सकता और CFSC भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये बनाता है मिक्स्ड स्पाइनल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज बेसिकली एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं कोबाल्ट की। देखिए कोबाल्ट का केस स्पेशल केस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कोबाल्ट 2+ है, D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और कोबाल्ट 3+ जो है दैट इज D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट यहाँ पे एक चीज और है इसके साथ एडिशनल, दैट इज इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट हैलाइड कोबाल्ट 3+ क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो CFSC होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो 0 नहीं होगी। सॉरी, दिस इज D6, दिस इज D7, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे CFSC कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो तीनों क्या कर जाएंगे, पेयर कर जाएंगे। सो -0.4 इंटू 6 दैट इज -3.6। यहाँ पे CFSC आएगी, यहाँ पे जो CFSC आएगी वो आएगी ये 2.4 होगा, सॉरी है ना, 2.4, और यहाँ पे आएगा 2, दैट इज -2 प्लस 1.2 दैट इज -0.8। सो ये वाली CFSC क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कोबाल्ट 3+ की CFSC ज्यादा है देन कोबाल्ट 2+, तो ये बनाएगा नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। तो ये थे आपके स्पाइनल्स और
ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये अभी तक मैंने जो कवर किए हैं वो सिर्फ इतने हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अभी जितने आगे पढ़ाती जाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चंस आए हैं। साथ साथ में विल ऑल्सो डिस्कस 2018 का जो कॉलेज कैडर का पेपर था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन डिटेल। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।